माय डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, और साथ के साथ हम ये देखेंगे कि इनके क्या क्या यूजेस हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी सबसे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, हम देखते हैं पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल की और नॉन मेटल की जब हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि जब हम मेटल के साथ करवाते हैं विद मेटल्स, जैसे मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में करवाया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके अंदर क्या होता था, इसका एग्जांपल है हमारा विद मेटल्स का रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का क्या मतलब है, जंग लगना। लोहे पर जो जंग नहीं लग जाता, ब्राउन ब्राउन से कलर की लेयर आ जाती है, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर जो वो ब्राउन सी लेयर होती है उसको बोलते हैं हम रस्ट। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे, अगर आपको इसकी कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, हमने लिया 1 टेबलस्पून हम रस्ट ले लेंगे, वो जड़ सा ले लेंगे। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, हम पानी के अंदर डिसोल्व कर देंगे, डिसोल्व कर देंगे वाटर के अंदर। जब हम इसको डिसोल्व करेंगे तो आप देखोगे कि जो ये रस्ट है वो उसके ऊपर सस्पेंडेड फॉर्म में रह गया, तो उसको हम सही तरीके से शेक करेंगे उस ट्यूब को, या फिर जिस चीज के अंदर हमने ये डाला है रस्ट और वाटर को, जिसके अंदर हमने डिसोल्व किया है, उसको हम सही तरीके से हिलाएंगे ताकि वो सही तरीके से मिक्स हो जाए। फिर हम ये देखने के लिए कि वो हमारे पास एसिड है या फिर बेस है, उसको देखने के लिए हम लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, लिटमस पेपर टेस्ट। उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं या फिर ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं। इसके अंदर जब हम ये दोनों डिप करके देखेंगे तो ये जो रेड वाला लिटमस पेपर है ये ब्लू के अंदर चेंज हो गया, और जो ये है जब ये ब्लू के अंदर चेंज हुआ है तो ये क्या शो करता है, ये हमारा शो करता है इसके बेसिक नेचर को। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया हमारा, जो ये रेड से ब्लू के अंदर चेंज हुआ ये हमारा शो करता है बेसिक नेचर को। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आपको इसकी रिएक्शन लिखनी है तो इसकी रिएक्शन होगी हमारे पास आयरन की यहाँ पे साथ में H2O भी आएगा। ठीक है, ये हमारा इसका रिएक्शन होगी रस्टिंग ऑफ आयरन की। एक तो ये तरीका होगा, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे सही से क्लियर होगा। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं एयर में, एयर के अंदर जब इसको बर्न करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जब हम इसको बर्न कर देंगे तो जो वो जला हुआ रह जाएगा पोर्शन, उसे हम ऐश बोलते हैं। उसको हम वही करेंगे, डिसोल्व करेंगे वाटर के अंदर, और फिर जो ये सॉल्यूशन बनेगा ऐश का और वाटर का, उसके अंदर फिर से वही लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे ताकि उससे हमें ये पता चल जाए कि वो हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो क्या करेगा, हमारे पास जो ये रेड वाला लिटमस पेपर है उसको ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से भी हमें क्या पता चला कि ये हमारे पास किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, दोनों लिटमस पेपर लेने पड़ते हैं हमें, क्या पता हम सिर्फ रेड लिटमस पेपर ले ले और वो हमारा ब्लू लिटमस पेपर से एसिडिक टेस्ट देता हो, तो है ना, तो हम उस टाइम पे दोनों लिटमस पेपर लेते हैं। और अगर हम तो इससे हमारे पास एक, अगर नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल देखना हो तो इसका
जब हम कोई भी कॉपर की वेसल लेते हैं या फिर कोई भी कॉपर का इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, एक मिनट, इसकी रिएक्शन रहेगी, रिएक्शन और देखते हैं इसकी हमारे पास रिएक्शन होगी। मैंने क्या करवाया है, मैग्नीशियम की एयर के प्रेजेंस में उसको बंद करवाया, तो हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है मेटल, तो हमारे पास क्या देती है, मेटेलिक ऑक्साइड। ऐसे ये आयरन क्या था, हमारे पास मेटल था, तो वो उसने भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, तो क्या हमें मिल गया, मेटेलिक ऑक्साइड। क्या है ये, फेरिक ऑक्साइड। अगर हम डेली लाइफ में इसका एग्जाम्पल लें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको, जैसे कॉपर वेसल लिया या फिर कोई कॉपर की तार ले लो आप, अगर उसको हम मॉइस्ट एयर के अंदर रख देंगे या फिर वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगी, तो उसके ऊपर है ना एक ग्रीन से कलर, उसका कलर है ना जो ग्रीनिश सा हो जाता है, ठीक है। वो क्या शो करता है, हमारे पास जो ये मिक्सचर हुआ है हमारा, जो ये ग्रीनिश सा आया है, ये हमारा मिक्सचर है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का एंड कॉपर कार्बोनेट का, ठीक है। अगर मुझे इसकी रिएक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो तो ये आएगा हमारे पास कि हमने कॉपर की रिएक्शन करवाई मॉइस्ट एयर के साथ। एयर के अंदर हमारे पास ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ये क्या हमारी मॉइस्ट एयर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है, कॉपर हाइड्रोक्साइड साथ में कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। ये हमारे पास, अब हमने इन तीनों चीजों से क्या निकाला, यहाँ से जब हमने रस्टिंग ऑफ आयरन वाला किया टेस्ट, उसके अंदर एसिडिक और बेसिक वाला, तो यहाँ से भी ये बेसिक नेचर का आया। जब हमने मैग्नीशियम रिबन वाला किया, वहां से भी ये बेसिक नेचर का आया। और यहाँ पे भी ये हमारे पास किसको शो करता है, हाइड्रोक्साइड किसको शो करते हैं, बेसिक नेचर को, उसकी बेसिक नेचर को शो करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये है, जो ये हमारे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, जो ये हमारे मेटालिक्स ऑक्साइड हैं, वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने देखा मेटल्स के साथ, अब हम देखते हैं इसका विद नॉन मेटल्स के साथ, जब हम ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है। जैसे मैंने सल्फर की रिएक्शन करवा दी, जब मैं सल्फर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, अगर मैं फिर से इस सल्फर ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊं इसके, तो हमारे पास क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड। और ये क्या है हमारे पास, सल्फर क्या है हमारे पास, एक नॉन मेटल है। तो जब हमने नॉन मेटल की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास ये मिला, क्या है इसका नाम, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो ये क्या हमारा एक एसिडिक नेचर को शो करता है। और जब इसका हम टेस्ट करके देखते हैं, लिटमस पेपर टेस्ट करें, एक तो हमें यहाँ से ही पता चल गया कि हमारे पास एसिडिक है, या फिर अगर हम इसके ऊपर लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं तो हमारे पास वो क्या होता है, जो ब्लू वाला लिटमस पेपर है वो रेड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं, जो हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, वो हमारे किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के, ठीक है। और जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड थे वो किस नेचर के थे, हमारे बेसिक नेचर के। एक तो ये प्रॉपर्टी होगी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड है हमारी, जब हम रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की वाटर के साथ, ठीक है, तो क्या चेंजेस आते हैं हमारे पास, या फिर मेटल्स के ऊपर और नॉन मेटल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब जो हमारे पास
पहले देखते हैं मेटल्स के साथ, विथ मेटल्स। इसके लिए अगर आप अपनी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, इसका एक ग्रे ग्रे सी कलर के ना सोडियम की मेटल होती है, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट हाथ लगा के वो नहीं करते, टच नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ही गर्म होती है और बहुत ही हार्मफुल होती है, ठीक है। जो ये सोडियम की मेटल है बहुत हार्मफुल होती है, और ये हमारे पास जो ये वाली मेटल है बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत ही रिएक्टिव है, और ये हमारे पास विगोरसली रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। विगोरसली रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि कई बार ये फायर तक लग जाती है, इतनी हाईली हीट निकलती है इसमें से, इतनी ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है इसमें से, ठीक है। अब क्योंकि इसमें से जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत सारी हीट निकलती है, तो उस टाइम पे क्या होगा हमारे पास, ये प्रोसेस जिसमें से हीट निकलती है वो प्रोसेस कौन सी होती है हमारे पास, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब हम सोडियम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन या फिर वाटर के साथ, तो हमारे पास उस प्रोसेस को ना बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इस चीज को हम वाटर में या फिर एयर में ऐसे तो नहीं रख सकते ना, तो इस सोडियम मेटल को हम स्टोर करते हैं। ये क्या है हमारे पास, सोडियम मेटल। इस सोडियम मेटल को हम स्टोर करते हैं केरोसिन के अंदर। स्टोर करते हैं केरोसिन के अंदर। अब अगर इसका कोई वो एक्सपेरिमेंटल वे देखें तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने ना जैसे बीकर लिया, एक 250 ml का बीकर लिया, उसको हमने हाफ अमाउंट में उसके अंदर पानी डाल दिया, मतलब कि जैसे 250 ml का बीकर है आपका, उसमें आधा पानी डाल दिया आपने, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, जो सोडियम मेटल है उसका एक बिल्कुल ही स्मॉल पीस कट करेंगे, स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल को हम कट करेंगे, ठीक है। फिर उसको फिल्टर पेपर की हेल्प से ड्राई करके उसको कॉटन के अंदर रैप कर देंगे। कॉटन के अंदर रैप कर दिया हमने, तो कॉटन के अंदर रैप करने के बाद फिर क्या करेंगे, हमने जो ये सोडियम मेटल इसके अंदर रैप की है उसको हम इस वाटर के अंदर डाल देंगे, हाफ वाटर के अंदर डालेंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे और आप रिजल्ट देखोगे, तो जो हमारा ये बीकर है वो उसको जैसे ही आप टच करके देखोगे तो वो गर्म मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, बीकर हॉट हो गया। और इस जब आप ये ऑब्जर्व करते हो कि ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो गई है या फिर नहीं हो गई है, तो केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि कई टाइम पे इस रिएक्शन के अंदर कंटेनर्स के अंदर आग भी लग जाती है, ठीक है, तो हमारे शरीर को इफेक्ट करेगी, जला देगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमेशा केयरफुली करनी चाहिए, या फिर आपके जब कोई लैब अटेंडेंट्स वगैरह हो उनकी प्रेजेंस में करनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास कि जो ये सोडियम मेटल है वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन करती है, ठीक है। अब क्या सारी मेटल्स ही हमारे पास फास्ट रिएक्शन करती हैं वाटर के साथ? नहीं, क्योंकि जो हमारे पास जो आयरन होता है, जो इसकी रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, वो बिल्कुल ही स्लो प्रोसेस होती है। वो आयरन की जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या आती है, बिल्कुल ही स्लो प्रोसेस होती है। और इसी प्रकार जैसे हमने कॉपर लिया, ये भी हमारे पास मेटल है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे जब वाटर के साथ, तो हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जो सिल्वर है और गोल्ड है, वो भी हमारे पास जो सिल्वर एंड गोल्ड है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमारी भी कुछ
एक्सेप्शंस हैं कि जो हमारे पास आयरन है ये हमारे पास स्लो प्रोसेस देता है, और जो कॉपर है वो तो रिएक्शन ही नहीं देता है वाटर के साथ, और जो सिल्वर और गोल्ड है वो भी वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स के साथ वाटर की रिएक्शन। विथ मेटल्स, विथ नॉन मेटल्स। इसके अंदर पता है क्या, जनरली जितनी भी नॉन मेटल्स हैं, जनरली जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देती। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, जो मेटल्स हैं उनमें से भी सिर्फ कुछ मेटल्स ही रिएक्ट करती हैं, और नॉन मेटल्स तो वाटर के साथ बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं देती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे हमारे पास, अब हमारे पास ये नॉन मेटल्स वाटर के साथ तो रिएक्शन नहीं देती, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो हमारे पास एयर के अंदर, जो कुछ ऐसी नॉन मेटल्स हैं जो हमारी एयर के प्रेजेंस में बहुत ही वही विग्योरस रिएक्शन देती हैं। ठीक है, तो इसको, ये जो फायर वगैरह ना हो या फिर ये नॉन मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट ना करें, तो इन नॉन मेटल्स को हम वाटर के अंदर स्टोर करते हैं। ये नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन तो नहीं देती, लेकिन हाँ कि कुछ ऐसी नॉन मेटल्स हैं जो एयर के साथ रिएक्ट करके बहुत ही एक्सप्लोजिव रिएक्शंस देती हैं, उनको बचाने के लिए, ताकि वो एयर के साथ रिएक्शन ना करें, इनको वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस को हम वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं ताकि वो हमारे पास एयर के कांटेक्ट में आके कोई एक्सप्लोजिव रिएक्शन ना दे। ये थी हमारे पास रिएक्शन विद वाटर। अब थर्ड वाला आता है हमारे पास रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स, अब हमारे पास जो सी मेटल्स हैं वो जनरली रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ। फर्स्ट हम देखेंगे विद मेटल्स कि जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या हम ऑब्जर्व करते हैं। जब कोई भी मेटल एसिड के साथ, कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास एक तो सोल्ट बनता है और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हम जो ये हाइड्रोजन गैस है, जब हम जैसे कोई बर्निंग मैच स्टिक होगी, कोई बर्निंग मैच स्टिक होगी, माचिस की तिल्ली, या फिर कोई बर्निंग कैंडल होगी, बर्निंग कैंडल होगी, जब जैसे हमने ये रिएक्शन हमने करवाई एक टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाई, तो उस टेस्ट ट्यूब के जब वो भाप से निकलती होती है, उनके पास अगर हम ये बर्निंग कैंडल या फिर मैस्टिक लेके जाएंगे तो वो कैंडल और मैस्टिक में से ना पॉप पॉप की आवाज निकलती है, पॉप साउंड निकलती है, और वो पॉप साउंड हमें बताती है कि वहां पे हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस निकली है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर भी वही है कि कॉपर है वो हमारे पास रिएक्ट नहीं करता एसिड के साथ, ये हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता, लेकिन जो कॉपर है हमारे पास वो रिएक्शन देता है हमारी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, क्या होता है कि जो कॉपर है वो हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हमारे पास जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड्स है, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो, सोडियम हाइड्रोक्साइड पे कहाँ पहुंच गए, जो ये नॉन मेटल्स हैं, ये तो हो गया हमारा मेटल्स के साथ कि जब वो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो सोल्ट होएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब सेकंड हम देखते हैं विद नॉन मेटल्स। जो ये नॉन मेटल्स हैं वो हमारी एसिड्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं देती हैं। जनरली नॉन मेटल्स विद एसिड कोई रिएक्शन नहीं होती है, मीन्स ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करती है।
अब नेक्स्ट है हमारे पास, देखते हैं हम फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, वही फर्स्ट हम देखते हैं कि मेटल के साथ जब बेस रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या होता है। जब फर्स्ट हमारे जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब मेटल रिएक्ट करता है, हमने मान लिया कि जो हमने बेस लिया है वो ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हाइड्रोक्साइड आयन निकालता है वो हमारे पास क्या होते हैं, बेस होते हैं। मैंने एसिड बेस वाला चैप्टर करवा दिया है, आप वहां से एक बार जाके देख सकते हो, ठीक है। जब हमने मेटल की रिएक्शन करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलती है। वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप किस तरीके से देखोगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है या फिर नहीं निकल रही है, ठीक है। और ऐसे जब नॉन मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस की, सेकंड आती है हमारे पास, जब हम इसकी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो इनकी रिएक्शन होगी नॉन मेटल्स की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, तो वो जो रिएक्शन होगी वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस देती हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मीन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती हैं, वो सिंगल स्टेप के अंदर नहीं होती। उन रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए ना बहुत स्टेप लग जाते हैं, ठीक है। तो ये इतना था हमारे पास रिएक्शन विद बेसिस। अब इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वाला। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब सबसे पहली बात की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती क्या है। अब हमें पता है कि डिस्प्लेस का क्या मतलब होता है। डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी न किसी चीज को, जब एक चीज दूसरी चीज को रिप्लेस कर दे, ये मतलब होता है डिस्प्लेस का। तो इसके रिएक्शंस के टर्म में अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे, जब एक मेटल दूसरी मेटल को उसी कंपाउंड के सॉल्यूशन के अंदर रिप्लेस कर दे तो उस रिएक्शन को बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन मेटल displace another metal from its compound in aqueous solution के अंदर जब एक मेटल दूसरी मेटल को रिप्लेस कर देती है उसी कंपाउंड में, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए हाँ एक चीज और इसके अंदर कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो डिस्प्लेस करेगी लेस रिएक्टिव मेटल को, अब हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमारे पास इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, जिसमें मैंने बीकर में पहले सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन ले लिया मैंने कॉपर सल्फेट का, ठीक है। और फिर इसमें मैंने ऊपर से ऐड करवाई जिंक के पीसेस या फिर जिंक ग्रैन्युल्स, बोलो आप जिंक पीसेस या फिर जिंक ग्रैन्युल्स मैंने इसके अंदर ऐड करवाए। तो जब रिएक्शन होगी तो पता है क्या होगा, जो ये जिंक है वो इन कॉपर को रिप्लेस कर देगा। क्या होगा, अब हमारे पास स्टार्टिंग में रिएक्टेंट क्या था, जिंक सॉलिड फॉर्म में, और ये हमारे पास कॉपर सल्फेट था सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो हमारे पास जो ये जिंक है ये मोर रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, तो इसलिए जिंक इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और साथ में कॉपर बाहर निकल जाएगी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है।
अब हमारे पास ये तो था, अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना हो तो कि इसने क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि जिंक हमारे पास मोर रिएक्टिव होती है कॉपर से, जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैंने जो पहले सॉल्यूशन ले लिया जिंक सल्फेट का, ठीक है, और उसके अंदर अगर हम ऐड करवाएंगे कॉपर को, तो आप मोस्ट ऑफ बच्चे ये लिखेंगे कि जिंक सल्फेट है, कॉपर है, तो क्या होगा, जिंक, जो ये कॉपर है वो जिंक को रिप्लेस करके हमारे पास कॉपर सल्फेट दे देगा, ठीक है, और साथ में जिंक निकल जाएगा। तो ये हमारी गलत होगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और कभी भी जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगी। जो लेस रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल डज नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव, ठीक है। ऐसे समझो, जैसे एक बहुत हेल्दी पर्सन है, ठीक है, और एक पतला सा है, सुकड़ू सा, ठीक है, ये हेल्दी पर्सन है, ये इसको आसानी से हटा देगा और खुद इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होगा कि ये मोर रिएक्टिव मान लिया, ये हमारा लेस रिएक्टिव है। तो ये जो हेल्दी पर्सन था इसने इसको आसानी से हिला दिया और इसकी जगह पे खुद आ गया। लेकिन क्या ये कर सकता है कि जो ये दुबला पतला सा है ये इसकी जगह तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि इसकी इतनी है ही नहीं कैपेसिटी कि ये इसको मूव करा पाए। इसकी जगह तो ये तभी लेगा जब इसको एटलीस्ट मूव भी करा पाए, ठीक है। तो कभी भी जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो मोर रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास ये वाली रिएक्शन नहीं होती है। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसका, जिससे और भी क्लियर होगा। अब मैंने आप लोगों को बोला कि बीकर के अंदर हमने लिया ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसके अंदर मैंने फिर डलवा दिया आप लोगों से आयरन नेल्स या फिर आयरन के पीसेस डलवा दिए आपसे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, आयरन क्या होती है हमारे पास, Fe होती है। तो क्या होगा, जो ये Fe है ये मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये आसानी से इसको रिप्लेस कर देगी। तो हमारे पास इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये हमारी इसकी रिएक्शन है कॉपर सल्फेट के साथ। जब ये रिएक्ट करेगी तो हमारे पास बन जाएगा फेरस सल्फेट और साथ में कॉपर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ये Fe है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, ठीक है। अब अगर वही मैं इसको अपोजिट करूं, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन ले लिया फेरस सल्फेट का और फिर मैंने ऊपर से आप लोगों से ऐड करवा दी कॉपर, तो वही क्या रिएक्शन लिख दोगे आप लोग की, फेरस सल्फेट, उसके अंदर हमने कॉपर डलवाया तो हमारा बन गया कॉपर सल्फेट और फेरस। ये हमारा गलत रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि Fe ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से और कॉपर क्या हमारा लेस रिएक्टिव है Fe से, तो ये हमारे पास इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कॉपर Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए ये हमारे पास ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। अब हमारे पास जितने कुछ मेटल्स में जब से ये बोले कि ये ज्यादा रिएक्टिव है ये कम रिएक्टिव है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। हमारी केमिस्ट्री में ना रिएक्टिविटी के बेस पे हम मेटल्स को उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिखते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिखते हैं। ये ऑर्डर हमारे पास जनरली उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे देते हैं कि कौन सी चीज कितनी रिएक्टिव है और कौन सी कम रिएक्टिव है, ठीक है। उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे हम ये ऑर्डर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि जो इस सीरीज के जो सबसे टॉप पे होते हैं ना वो वाली मेटल्स हमारी मोर रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। और जो ये वाली जो हमारे इसके सबसे नीचे वाला जो सबसे नीचे होते हैं वो हमारी
लेस रिएक्टिव होती हैं। हमारे सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं? आप देखोगे कि बहुत सारी रिएक्शन होती है जिनके अंदर हम सोडियम और पोटाशियम लेते हैं, तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। और सबसे लेस रिएक्टिव मेटल्स आ जाएंगे हमारे पास गोल्ड है और हमारा क्या है, सिल्वर है। ये हमारे एग्जाम्पल हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स के। ठीक है, ये थे हमारे पास कि इस ऑर्डर के बिहाफ पे हम ये बता सकते हैं कि कौन सी मेटल हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव होती है और कौन सी हमारे पास मोर रिएक्टिव होती है। जो हमारे सोडियम और पोटाशियम ये हमारे मोर रिएक्टिव होते हैं और जो गोल्ड और सिल्वर है ये हमारे क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे खत्म होता है डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले हम मेटल्स के देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट यूज है मेटल्स का कि इसका यूज हम अलग अलग मशीन्स वगैरह बनाने के अंदर इसका यूज करते हैं और अलग अलग टूल्स वगैरह बनाने के लिए हम मेटल्स का यूज करते हैं। जैसे कि आयरन का यूज करते हैं हम शिप वगैरह बनाने के अंदर। जो पुल वगैरह बने होते हैं वो लोहे के ही बने होते हैं हमारे। और जो हमारे जो रेलवे के अंदर देखे होंगे आपने, जो रेलवे लाइंस हैं वो भी हमारी आयरन की ही बनी होती है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम आयरन का यूज करते हैं। अब जैसे कॉपर है, कॉपर का सबसे ज्यादा यूज आप कहाँ करते हो? अपने घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है उनके अंदर यूज होता है। इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर हम कॉपर का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर एल्यूमिनियम का कहें, एल्यूमिनियम का अलग अलग यूटेंसिल्स बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। ठीक है, अब गोल्ड हो गया और सिल्वर है, ये भी तो हमारी मेटल्स ही हैं। इनका यूज कहाँ करते हैं हम? डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरीज वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, या फिर अलग ऑर्नामेंट्स बोल सकते हो आप। ठीक है, अब ये तो हो गए। अब अगर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग या फिर अपने आसपास देखो कि कौन सी चीज मेटल की बनी हुई है, वो चीजें इसके अंदर आगे आप ऐड कर लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यूजेस नॉन मेटल्स के। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे फर्स्ट यूज है सॉरी, जो O2 है, जो ऑक्सीजन गैस है, उसका हम कहाँ पे यूज करते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर। सांस लेने के लिए सांस के अंदर जो हमारे अंदर जो गैस जाती है वो ऑक्सीजन ही जाती है ना। ऑक्सीजन की वजह से ही हम सब सर्वाइव कर रहे हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, इसका यूज हम फिर सॉइल के अंदर करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना उनके अंदर करते हैं नॉन मेटल्स का यूज। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज करती है, इनहांस द प्लांट ग्रोथ। नेक्स्ट फिर इसका यूज हम जो दिवाली वगैरह पे पटाखे वगैरह फोड़ते हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है, क्रैकर्स के अंदर। फिर जो हमारे पास जो CO2 गैस है, ये भी हमारे पास नॉन मेटल है। इसका यूज्ड जो प्लांट्स हैं वो यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स CO2 का यूज करते हैं। ऐसे ही हम जैसे जो क्लोरीन है उसका यूज करते हैं हम वाटर की प्यूरिफिकेशन के अंदर। वाटर की प्यूरिफिकेशन के अंदर जब कोई इम्प्योरिटीज वगैरह आ जाती हैं तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में टाइम टाइम पे आपके जो पानी की टंकियां होती हैं उनके अंदर एक केमिकल डाला जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। जो मेटल वो जो चीज डाली जाती है वो हमारी नॉन मेटल की बनी होती है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट हो गया आयोडीन का सॉल्यूशन हो गया। आयोडीन का सॉल्यूशन हम एज एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। ठीक है,
ऐसे ही फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया जो कोयला है, वो भी हमारे पास क्या है, एक नॉन मेटल है, इसका हम यूज करते हैं फ्यूल में। तो ये हमारे पास कुछ यूजेस थे मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके जो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे, फिर ये चैप्टर मेरी ओर से कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।